सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है जल ही जीवन है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं जल की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, हमें किस प्रकार से जल को बचाना चाहिए। तो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 जल ही जीवन है। प्रस्तुत पाठ में जल को मानव के लिए अनमोल बताया गया है। जल के उपयोग और दुरुपयोग की विस्तृत चर्चा करते हुए जल की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो बताया गया है बच्चों पाठ में कि हमारे लिए कितना अनमोल है, हम इसका मूल्य नहीं आंक सकते, अमूल्य है हमारे लिए जल। और इसका उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, हम किस प्रकार से इसको बर्बाद ना करें, दुरुपयोग यानी हम इसको किस प्रकार से बर्बाद ना करें, और जानेंगे पाठ में जल का महत्व। पाठ पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। हमारे जीवन में वायु के बाद जल की महिमा सर्वोपरि है। तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उसको जल को क्या माना गया? अमृत माना गया, अमृत के समान। और वायु के बाद, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके बाद जो जल है, पानी, उसकी महिमा, उसकी महत्ता सबसे ऊपर, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर है। निसंदेह पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों की पहली आवश्यकता जल और वायु ही है। इनका कोई विकल्प नहीं है। हम बिना संदेह के कह सकते हैं इस बात को, निसंदेह बिना संदेह के कह सकते हैं क्या कि जो भी जीव, जो भी प्राणी पृथ्वी पर रहता है, उसकी सबसे पहली जो जरूरत है वो क्या है? जल और वायु है, जल और हवा जिसमें वो सांस लेता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब हम इसके बदले किसी और चीज को ना पी सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमें प्यास लगेगी तो हमें पानी ही चाहिए होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज से लगभग 5700 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कहा जाता है कि आज से लगभग 5700 लाख साल पहले जो हमारी पृथ्वी है उस पर जल उत्पन्न हुआ था। और जो हमारी जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है, मतलब जो हमारी प्रकृति बनी है उसमें 5 तत्व मुख्य हैं। कौन कौन से होते हैं? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 तत्व है। उसमें से जल प्रमुख आता है, प्रमुख है। और जल के अभाव में, अगर हमारे आसपास पानी नहीं है, हमें जल की कमी है, तो हम जी नहीं सकते। आप देखो, अगर आपको थोड़ी देर बहुत तेज प्यास लग रही हो और आपको थोड़ी सी देर भी पानी ना मिले तो आपकी कैसी हालत हो जाती। महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए हैं। इनमें 13 लाख खरब टन जल का अनुमान लगाया जाता है। तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो समुद्र हैं, सागर हैं, बहुत बड़े बड़े जो सागर हैं, वो उनका जो कहते हैं वो 72% भाग को घेर रखा है उन्होंने। और उसमें जो पानी है वो 13 लाख खरब टन पानी है। बच्चों, खरब भी जैसे लाख होती है, ऐसे ही खरब भी एक संख्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। जो कि आकार और गहराई के अनुसार धरती पर 4 महासागर माने गए हैं पृथ्वी पर। पहला कौन सा है? पहला प्रशांत महासागर है, जो सबसे बड़ा है। अगर आप कभी नक्शा देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। इसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 63 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो ये फैला हुआ है 16 करोड़ 63 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा जो नंबर पे आता है वो आता है अटलांटिक महासागर, जो प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल की तुलना में आधा है। मतलब जितनी जगह में जो प्रशांत महासागर बच्चों फैला हुआ है उससे आधा है, आधी जगह में है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर है, जो कन्याकुमारी से दक्षिणी ध्रुव तक फैला है। तीसरा बड़ा सागर है हिंद महासागर, जिसका क्षेत्रफल कहाँ है? कन्याकुमारी से लेकर जो दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं ना बच्चों, उसमें जो दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, ऐसे होते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव तक फैला है। चौथा आर्कटिक महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला है। जो उत्तरी ध्रुव है उसके चारों तरफ फैला है
आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा है चारों महासागरों में। सामान्यतः यह कहा जाता है कि महासागर का जल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसके जल की औसत लवणता करीब 35% होती है, जिसके कारण यह जल खारा होता है। तो पीने योग्य नहीं होता जो महासागरों में बच्चों जल भरा होता है। क्यों नहीं पी सकते हम उसे? क्योंकि उसमें आप अगर कभी समुद्र का आपने कभी पानी चखा हो तो वो खारा लगता है, मतलब नमकीन स्वाद वाला होता है, नमक के स्वाद वाला होता है। लवणता मतलब नमक, उसमें कितनी होता है? 35% होता है, इसलिए वो पी नहीं सकते, वो खारा लगता है पीने में। नदियों से सभी परिचित हैं। जल की विशाल धारा जिसके किनारे समय के अनुसार बदलते रहते हैं नदी कहलाती है। नदियां जिनके बारे में हम जानते हैं, काफी कुछ जानते हैं कि बहुत बड़ी जलधारा होती है, बड़ी विशाल मतलब बड़ी जलधारा, पानी की बहुत बड़ी धारा होती है, और किनारे बदलते रहते हैं क्योंकि वो नदी के बहाव के हिसाब से बदल जाते हैं। नदी का बहाव तब बढ़ जाता है जब विभिन्न सहायक नदियां आपस में मिलती हैं। तो जो नदी की जो तेजी है, तो उसका बहाव मतलब बहने की जो गति है वो तब बढ़ती है जब उसमें कई और सहायक नदियां आपस में आकर मिल जाएं, तो वो तेजी से बहने लगती। वर्षा और बर्फ के पिघलने से जल रिस कर विभिन्न दरारों से होकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है। यह जल भूमिगत जल कहलाता है। तो जब वर्षा होती है बच्चों, ठीक है, या जो पहाड़ों पर पर्वतों पर जो बर्फ जमी रहती है वो जब पिघल जाती है तो उसका जो पानी है वो रिस रिस कर जो भूमि के में दरारें बनी हुई है उसके अंदर जाता रहता है, और उसको हम कहते हैं भूमिगत जल, यानी कि भूमि के अंदर का जल, भूमि के नीचे रहने वाला जल। सिंचाई तथा पीने योग्य जल की पूर्ति के लिए कूपों और ट्यूबवेलों द्वारा भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हमें पेड़ पौधों की सिंचाई करनी है तो तब भी हम समुद्र का जल उपयोग नहीं कर सकते, वो खारा होता है, उससे पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे। तो हम पीने के लिए, सिंचाई के लिए हम क्या करते हैं? भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल होता है उसका ही प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करने के लिए हम कूपों यानी कि कुओं के द्वारा जल निकालते हैं, ट्यूबवेल लगे रहते हैं, और आजकल और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्रों आदि का जल जल वाष्प में बदल जाता है। यह जल वाष्प वायु से हल्की होती है। तो जितनी भी मतलब जगहों पर पानी भरा रहता है, चाहे वो नदियों, झीलों, समुद्रों, तालाब कुछ भी हो, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना बच्चों सूर्य की, तो जल वाष्प में बदल जाते हैं, इनकी भाप बनकर उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है, और ये हल्की होती है, वायु से हल्की होती है। अतः क्या होती है? अतः यह वायुमंडल में ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर यह जल वाष्प अत्यंत सूक्ष्म बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। क्या करती है? ये हल्की होती है, और जब आप ऊपर वायुमंडल में, आकाश में जब ये जाती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, वहां ठंडा वातावरण होता है। और फिर क्या होती है? ठंडी होकर ये जो जल वाष्प बहुत सूक्ष्म बूंदों यानी छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, बूंदों के रूप में संघनित मतलब बदल जाती है, और फिर बादलों का निर्माण होता है। ऐसे ही बादल बनते हैं, और संघनन क्रिया द्वारा बूंदे गोल होकर पृथ्वी पर गिरती हैं, और वही बादल क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। छोटी छोटी बूंदों का निर्माण हो जाता है, गोल गोल हो जाती है, संघनन की क्रिया के द्वारा गोल गोल बूंदें बनती है और वो पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। जब ऊष्मा के विकिरण और चालन द्वारा वायुमंडल की निचली परत का तापमान औसत से कम हो जाता है, तो वायु में मौजूद नमी जल की छोटी बूंदों के रूप में धूल के कणों पर लटककर कोहरा बनाती हैं। तो बच्चों हम सभी ने कोहरा देखा है, जब आकाश में धुंध सी छाई जाती है, वो कैसे होता है? जब जो ऊष्मा यानी कि जो गर्मी के विकिरण, ठीक है, विकिरण एक क्रिया होती है और एक चालन की क्रिया होती है, ये दोनों जब क्रियाएं आपस में वायुमंडल में होती हैं तो क्या हो जाता है? जो तापमान है वो कम हो जाता है, औसत से कम, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तापमान आप सब जानते हैं, गर्मियों में क्या होता है? तापमान ज्यादा होता है, सर्दियों में घटता है। तो जो औसत एक होती है, औसत रेखा, उससे अगर कम हो जाता है
तो जो वायु में जो छोटी छोटी सी जल की बूंदें हैं, जो जल वाष्प बनकर उड़ा था उसकी जो बूंदें हैं, वो क्या हो जाती है, धूल के कणों के साथ मिल जाती है, आपस में मिल जाती है। कौन सी क्रिया के द्वारा, विकिरण और चालन के द्वारा। और फिर ये क्या हो जाती है, धूल के कणों पर जब ये लटकती हैं तो ये कोहरे का निर्माण करती हैं। और बादल बनते समय यदि जलवायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए तो वह बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती है। ये क्रिस्टल्स आपस में मिलते हैं और नीचे की वायु का तापमान कम होने से ये धरती पर बर्फ के रूप में गिरने लगते हैं, जिसे हम बर्फबारी कहते हैं। क्या होते हैं कि जब कोहरा बन जाता है, कोहरे के बाद अगर बादल, और जब बादल बन रहे हैं और जलवायु जो है, जलवायु ठीक है, जो पहले जल वाष्प बनकर उड़ रहा था वही वाली जो जलवायु का जो हमारा जो तापमान है, ठीक है, जो वायु चलती है मौसम के हिसाब से जो चेंज होता है वो 0 यानी कि 0 से कम हो जाए, ठीक है, नीचे पहुंच जाए, कम हो जाए, तो वह बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स यानी कि छोटे छोटे से कणों में हो जाती है। क्रिस्टल जैसा आपने क्रिस्टल कर कभी देखा हो तो उस टाइप की हो जाती है। और जब ये क्रिस्टल्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, नीचे वायु का तापमान कम है तो ये नीचे गिरने लगते हैं। और किस रूप में गिरते हैं, बर्फ के रूप में गिरते हैं, और इसे ही बर्फबारी कहते हैं। आपने सुना होगा पहाड़ों में जो बर्फबारी होती है वो इसी प्रकार से होती है, जब वायु का जो जो जलवायु है वो 0 डिग्री से यानी कि 0 से भी कम पर पहुंच जाए, तो जो मतलब वायु में जो जल के कण हैं वो बर्फ में बदल जाएंगे और वही आपस में मिलकर नीचे गिरने लगेंगे। यह चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें जल विभिन्न आकर्षक रूपों में पृथ्वी से आसमान की ओर जाकर आसमान से पृथ्वी पर आता है। तो ये क्या है, एक चक्र की तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है, घूमता रहता है। जैसे चक्र पहले आकाश में गया वाष्प बनकर, फिर वहां पर जिस प्रकार का वहां पर वातावरण हुआ, जिस प्रकार का उसको तापमान मिला, उसी हिसाब से ये विभाजित हुआ। जैसे कभी ये वर्षा के रूप में गिरता है, ठीक है, कभी ये कोहरा बनाता है और कभी ये बर्फ के रूप में गिरता है। ये अलग अलग रूप है और ये हमेशा ये क्रिया चलती रहती है। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 333 मिलियन घन मील है, फिर भी पीने योग्य स्वच्छ जल का मात्र 1% भाग ही है। जल की मात्रा पृथ्वी पर कितना जल है, 333 मिलियन घन मील, बहुत ज्यादा होता है जो कि, लेकिन जो साफ पानी है, पीने का पानी है, वो केवल 1% भाग ही, उसमें से केवल 1% पानी पीने योग्य होता है। शेष जल खारा है। सामान्यतः जल स्वादहीन, रंगहीन एवं गंधहीन होता है। अगर हम स्वच्छ जल को देखें तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसका कोई रंग नहीं होता और ना ही उसमें कोई गंध आती है, मतलब कोई खुशबू आती है। जल किसी भी अकार्बनिक पदार्थ को घोल सकता है। जल को अमृत कहा जाता है, लेकिन नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण यह विषैला हो जाता है। बहुत कोई भी हम चीज अकार्बनिक पदार्थ मतलब कुछ भी ऐसा जो घुलनशील पदार्थ है वो हम जल में आसानी से घोल सकते हैं। जल को अमृत कहा गया है, मतलब अगर हम जल ना पिए तो मर जाएंगे, हमें जीवन देने वाला है, अमृत है। लेकिन अगर जल में नाइट्रेट मिल जाए तो वो जल को जहरीला बना देता है, विषैला यानी जहरीला बना देता है। हमारे देश के कई प्रांतों में नाइट्रेट युक्त जल मिलता है जो शारीरिक विकार उत्पन्न कर देता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रेट बनता है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे प्रांत हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर ये नाइट्रेट वाला ही जल मिलता है। और ये नाइट्रेट बनता कैसे है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिल जाती है तो नाइट्रेट बनाती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। जो पौधे ऐसा नहीं कर पाते तो ऐसे पौधों की वृद्धि के लिए हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। आवश्यकता अनुसार पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। शेष बची नाइट्रोजन जल में नाइट्रेट के रूप में घुलकर मिट्टी के माध्यम से भूमिगत जल में मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर लेते हैं और कुछ कुछ होते हैं कि उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है लेकिन वो ले नहीं पाते नाइट्रोजन गैस, तो उर्वरक यानी कि खाद के रूप में उसमें डाली जाती है। उसके अलावा जितनी उन्हें जरूरत होती है वो उतनी लेते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन होती है क्या होती है, मिट्टी के माध्यम से जो भूमि के अंदर जल है उसमें मिल जाती है और जल को विषैला करती है। साथ ही
विभिन्न पशुओं का नाइट्रोजन युक्त मल मूत्र वर्षा के जल के साथ नदियों तालाबों में मिल जाता है, जो नाइट्रेट में परिवर्तित होता रहता है। बहुत सारे ऐसे पशु भी हैं जो मलमूत्र करते हैं वर्षा के जल के साथ या अन्य माध्यमों से, नदियों में मिल जाता है, तालाबों में मिल जाता है, और फिर यही जल नाइट्रेट में बदल जाता है और जल को विषैला बनाता है, जल को जहरीला बनाने का काम करता है। जल का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है और नाइट्रेट ऐसे विभिन्न यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है जो कैंसरकारी होते हैं। तो जल हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, बहुत घनिष्ठ, बहुत गहरा संबंध है जल का हमारे जीवन से। और ये जो नाइट्रेट होता है जो कि जल को विषैला बनाता है, अलग अलग यौगिकों में, मतलब अलग अलग तत्वों में परिवर्तित हो जाता है और ऐसे तत्वों में ये बदलता है जो कि कैंसर का बनाने का कार्य करते हैं, बॉडी में कैंसर बना देते हैं। जल में नाइट्रेट की अधिकता से बचने के लिए अधिक गहराई से जल प्राप्त करना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक तकनीकी विधियों से भी नाइट्रेट मुक्त जल प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं, नाइट्रेट मतलब हमारे जल में ना मिले, तो हमें गहराई से जल को लेना चाहिए। मतलब भूमिगत जल जो हम ले रहे हैं ट्यूबवेलों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वो गहराई से आता हो। और कुछ ऐसी वैज्ञानिक विधियां हैं, तकनीकी हैं, जिससे भी जल को हम नाइट्रेट से मुक्त कर सकते हैं, मतलब आजाद कर सकते हैं, नाइट्रेट हटा सकते हैं जल में से। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से भारत में पानी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह 1991 में बढ़कर 2067 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है और अब लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। तो पहले जो लोगों की मतलब जनसंख्या क्योंकि लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो बहुत समस्या आ गई है, पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। और अब क्या हो रहा है कि जो पहले जनसंख्या थी 1901 में, वो उसका घनत्व था, मतलब एक, अगर हम कहें एक जगह पर 17 व्यक्ति रहते थे, अगर हम प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, अब वो 1991 में हो गए 267, और अब अगर नापा जा रहा है तो 300 हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा हो गई है ये संख्या। और अनुमान है सन 2060 तक कृषि के क्षेत्र में करीब 120 अरब घन मीटर जल की जरूरत होगी। 2060 तक जो कृषि जहां पर होती है वहां पर 120 अरब घन मीटर जल की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी तरह धरती का रूप परिवर्तित करने वाले और हमेशा मनुष्य के हित में अर्पित रहने वाले उपयोगी जल की महिमा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह बहुत आवश्यक है वर्षा के जल का संरक्षण और उसके भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ न गवाई। तो धरती का जो प्रतिदिन रूप परिवर्तित हो रहा है, मनुष्यों की जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो मनुष्य के हित के लिए, भलाई के लिए यही उपयोगी है कि जल की महिमा, मतलब जल का महत्व देखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए, उसका उपयोग को देखते हुए हमारा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो वर्षा से भी जो जल आता है उसका हम अच्छे से संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें, उसका भंडारण, उसको इस तरीके से संरक्षित करके रखें कि उसका हम उचित प्रकार से प्रयोग कर सकें। एक बूंद भी बेकार ना करें हम जल की। वनों की अंधाधुंध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए और बहुत अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए ताकि ऋतु चक्र समय के अनुकूल चलता रहे। अन्यथा भविष्य में जल भी बाजार में बिकने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। और क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हमें वृक्ष लगाने हैं। जो वन काटे जा रहे हैं उनकी कटाई पर रोक लगाई जानी जो बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण किया जाए, नए नए वृक्षों को लगा जाए ताकि जो ऋतुएं हमारे मतलब आती हैं समय समय पर वो आती रहें, जिससे सही होगा और जो जल का चक्र है वो भी सही से चलेगा। वरना एक समय ऐसा भी आएगा कि जल भी हमें बाजार से खरीद कर पीना पड़ेगा, जो कि बहुत। तो अगर हम सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं, भविष्य में जल संकट से बचना चाहते हैं, तो अभी से हमें जल को व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसका सही से उपयोग करना है और वृक्षों को लगाना है। हर चीज के लिए बच्चों, वृक्ष तो बहुत जरूरी है, वृक्ष बहुत कुछ देते हैं हमें।
तो बच्चों ने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा, जल के बारे में जाना, जल के महत्व को समझा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। महिमा, महत्व, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, विशाल, बहुत बड़ी, बर्फ, हिम, प्रवेश, दाखिला, भूमिगत जल, भूमि के अंदर का जल, सूक्ष्म, छोटी, उष्मा, ताप, बर्फबारी, वर्षा की तरह बर्फ गिरना, मात्र, केवल, उर्वरक, खाद, घनिष्ठ, गहरा, व्यर्थ, बेकार, वृक्षारोपण, नए वृक्ष लगाना। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? 5700 लाख वर्ष, 700 लाख वर्ष, 5700 करोड़ वर्ष। तो ये मानी जाती है 5700 लाख वर्ष पूर्व पहले। पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है? आधा प्रतिशत, 1%, 4%। तो ये केवल 1% है। नाइट्रेट किससे बनता है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, ए व बी दोनों से। तो ये ए व बी दोनों के मिश्रण से बनता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा है 1445 घन मीटर, 146 घन मीटर, 333 मिलियन घन मील। तो इतनी है 333 मिलियन घन मील। पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए है महासागर, कुएं, तालाब। तो ये महासागरों ने घेर रखा है 72% भाग। समुद्रों का जल होता है स्वादहीन, खारा। ए व बी दोनों, तो समुद्र का जल होता है खारा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनसे। करते हैं। जीवन के लिए जल को अमृत कहा जाता है। जल सृष्टि के 5 तत्वों में शामिल है। सूर्य की गर्मी से जल वाष्प यानी कि भाप में बदल जाता है। जल वाष्प वायु से यानी कि हवा से हल्की होती है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए तो बच्चों जल को जीवन माना गया। जल को हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है, हमारी सेहत से भी जुड़ा है जल। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाई। करते हैं, सही गलत बताते हैं। महासागर का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता, बिल्कुल सही। नदी में सहायक नदियों के मिलने से उनका वेग कम हो जाता है, नहीं, उनका वेग बढ़ जाता है, गलत है ये। ठंडी होकर जल वाष्प छोटी बूंदों में बदल जाती है, बिल्कुल सही। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 146 घन किलोमीटर है, गलत। मनुष्य जल के बिना जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता। सन 2060 तक कृषि क्षेत्र में 20 अरब घन मीटर जल की जरूरत होगी, ये भी हमारा है गलत। 120 होगी ये, 120 अरब घन मीटर। ठीक है बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जल के महत्व के बारे में जाना कि जल जीवन है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।